ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 2 पार्ट 6 विश्व निर्माण की ओर से आंखें न मूंद लें। समस्त भूमंडल को किसी समय हम किस प्रकार अपना घर मानकर उसे सजाने, संभालने और सर्वांग सुंदर बनाने में लगे हुए थे, इस गौरव गरिमा को जानने के साथ ही हमें अपनी पुण्य परंपरा का बोध होना चाहिए। वर्तमान दुर्व्यवस्था पर ग्लानि अनुभव करनी चाहिए और आत्म गौरव की ऐसी किरणें अंतःकरण में जगानी चाहिए जिनके आधार पर पुनः भूतकालीन स्थिति में लौट चलने की, पूर्वजों की महान धरोहर संभालने की बेचैनी अनुभव होने लगे। इतिहास का प्रमुख उद्देश्य भविष्य निर्माण की प्रेरणा देना ही होता है। अतीत के गौरव को यदि भावना पूर्वक पढ़ा जाए तो आज हमारे भीतर वैसी ही स्फूर्णा उत्पन्न होनी चाहिए। एशिया को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 1. मध्य एशिया, जिसमें भारत की सीमा से लगे उत्तर दिशा में चीन, रूस आते हैं। 2. पश्चिम एशिया, जिसमें अरब देश, इराक, ईरान आदि आते हैं। 3. पूर्वी एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, इंडो चाइना, मलेशिया आदि आते हैं। 4. मूल भारत, जो आज तो छोटा रह गया है पर कुछ दिन पूर्व उसका विस्तार था। तिब्बत, नेपाल, इराक, बर्मा, लंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह सब इसी शताब्दी तक भारत के ही अविच्छिन्न अंग थे। अब दुर्भाग्य ने उन्हें हमसे अलग कर दिया तो भी कल तक वे अपने ही थे, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इन क्षेत्रों में फैला जनसमूह भारतीय लोगों से ही बना है। उनकी नस्ल और संस्कृति में यत्किंचित ही अंतर आया है। इनकी अधिकांश जनता हिंदू अथवा बौद्ध धर्म की अनुगामिनी है। यों इस्लाम धर्म भी इन विलग हुए क्षेत्रों में फैला है और ईसाई मतानुयायी भी बड़े हैं, फिर भी नस्ल, रक्त और पूर्वजों का इतिहास इतना महत्वहीन नहीं होता कि उसे सहज ही उपेक्षित कर दिया जाए। इस गई गुजरी स्थिति में भी मूल भारत के क्षेत्र में भारतीयता का गहरा पुट अब भी विद्यमान है। संसार जिन महाद्वीपों में विभक्त हैं, उनमें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया मुख्य हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी यह महाद्वीप ही माना जाता है और न्यूजीलैंड को भी कोई इसी वर्ग में गिन लेते हैं। विश्व के इस समस्त भूभाग में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का वैभव विस्तार प्रमाण सिद्ध है। इन सभी महाद्वीपों में किसी समय भारतवासी पहुंचे हैं और उन क्षेत्रों के विकास में बहुमूल्य योगदान देते रहे हैं। यही कारण है कि इन देशों के पुरुषार्थी एवं परमार्थ परायण महामानवों को विश्व नागरिकों द्वारा जगत गुरु, चक्रवर्ती, शासक, देव, मानव आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है।
अगले पृष्ठों में यह पढ़ा जा सकता है कि अन्य समस्त द्वीपों में और अपने एशिया के पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों में कितनी गहराई तक भारतीयता ओतप्रोत रही है। इस व्यापक क्षेत्र को भारत का कितना बड़ा अनुदान मिलता रहा है। यों इतिहास के पृष्ठों पर धार्मिक विस्तार का ही अधिक उल्लेख मिलता है, पर इसका अर्थ यह न समझा जाए कि अर्थव्यवस्था, शासन स्थापना, समाज संगठन, कला, उद्योग, शिल्प आदि में वह योगदान स्वल्प रहा है। वस्तुतः प्राचीन काल में राजवंशों को तथा धर्म धारणाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता था और इतिहासकार उसी प्रकार की प्रवृत्तियों को पुस्तकों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, भित्ति चित्रों में अंकित करते थे। वस्तुतः भारत का योगदान सर्वतोमुखी रहा है। इस गई गुजरी स्थिति में भी विश्व के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। धन, विज्ञान, कला, शिल्प, अस्त्र आदि के क्षेत्रों में समुन्नत कहलाने वाले देश कितने ही आगे बढ़ गए हों, पर वे अध्यात्मवादिता, उदात्त दृष्टिकोण में अभी भी कहीं पीछे हैं और यह दार्शनिक कमी उन्हें इतनी महंगी पड़ रही है कि भौतिक प्रगति का सारा आनंद ही चला गया। सच तो यह है कि एकांगी प्रगति उनके गले में नाग फांस बनकर रह रही है और अपनी कराल दाढ़ों से उन्हें ग्रसित करती चली जा रही है। भारत का तत्व ज्ञान वह अमृत है जिसे प्राप्त करके अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी अजस्त्र आनंद अनुभव किया जा सकता है। फिर जब समृद्धि भी साथ हो तो कहना ही क्या। समस्त विश्व यह आशा लगाए बैठा है कि आज नहीं तो कल भारत से सूर्योदय होगा और उसकी प्रकाश किरणें सर्वग्रासी अंधकार को दूर करेंगी। समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें, अपने को सुधार, अपने घर का सुधार, किंतु इस प्रकाश प्रक्रिया अपने छोटे दायरे तक ही सीमाबद्ध न रखें। उसका अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रसार करें और मानव जाति की युग की महत्ती आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वह सब कुछ कर गुजरे जो इन परिस्थितियों में संभव है। आत्मनिर्माण के अतिरिक्त हमारे विकास कार्यक्रमों में विश्व निर्माण का लक्ष्य जुड़ा रहना चाहिए। हमारे पूर्वज इसी प्रकार की बहुमुखी सेवा साधना का लक्ष्य बनाकर चले थे। हमारी गतिविधियां भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। अब समस्त विश्व एक छोटे परिवार की तरह हो गया है। मात्र अपनी कोठरी पर झाड़ू लगा लेने से काम नहीं चलेगा, पूरा घर बुहारना पड़ेगा। कोई व्यक्ति या देश अपनी कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले, अन्यत्र विकृति बिखरी होगी तो वह उन्नति भी स्थिर न रह सकेगी। हमें आरंभ से ही अपने विकास कार्यक्रमों में आत्मोत्कर्ष के साथ साथ
विश्व कल्याण की गतिविधियों को भी विस्तृत करते चलना चाहिए। हमारी प्रधान पूंजी अध्यात्मवादी तत्व दर्शन है, उसकी अभी कमी नहीं है। स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ आदि ने विश्व कल्याण की जिन प्रवृत्तियों को हाथ में लिया था, उन्हें यथावत चालू रखने की आज वैसी ही आवश्यकता है। पार्ट 6 समाप्त।